The topic from the lower GIT surgery, that is intestinal obstruction. देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ल्यूमेन खुला होता है ताकि वो वहाँ से पास हो सके। ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर क्या हो कि हम इसकी डेफिनेशन में डिफ़ाइन करें कि पैसेज ऑफ नॉर्मल जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं, पैसेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है, उसमें क्या हो जाए, रिस्ट्रिक्शन आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो इसको क्या कह देंगे, intestinal obstruction. So intestinal obstruction is what? It is the restriction to the normal passage of the intestinal contents. अब ये जो होती है ना intestinal obstruction, ये कितनी तरह की है? दो तरह की है। मैकेनिकल हो सकती है या फंक्शनल हो सकती है। मैकेनिकल मतलब ये कि ऑब्स्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर जो चीज़ कोई पड़ी हुई है उसने ब्लॉक किया हुआ है। और फंक्शनल क्या है कि कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई ब्लॉक करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा मसला हो गया है कि वो उसकी मसल्स की, उसकी वॉल्स में कोई मसला हो गया है कि मोटिलिटी नहीं है, कंटेंट्स जो है वो आगे नहीं जा रहे, पैसेज उनका नहीं हो रहा। तो पैसेज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो है वो कैसे ब्लॉक हो सकता है? दो तरह से, मैकेनिकली और फंक्शनली। मैकेनिकल को हम डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं और जो फंक्शनल होती है उसको हम ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। सो मैकेनिकल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कोई चीज़ पड़ी होगी जो कि वहाँ पर नहीं करने दे रही होगी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी हो सकती है। आपके जहन में क्या आता है कोई चीज़ पड़ी होना? फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूमर पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर गॉल स्टोन्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर वहाँ पर जो है कोई भी इंटेस्टाइनल वर्म पड़ा हुआ है, पैरासाइट्स पड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। फंक्शनल जो कि ए डायनेमिक होती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे आ रहे होंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन जब हम वहाँ पे कुछ देखेंगे ना तो हमें कुछ पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। एब्सेंस ऑफ एनी लीजन, तो उसकी जो आपको टू कॉजेज़ पता होनी चाहिए। एक पैरालिटिक आइलियस है, इसको हम टॉपिक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैरालिटिक आइलियस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आगे नहीं जा सकते, और इसी तरह सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सो ये दोनों कॉजेज़ जो हैं, दीज आर फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन के, जिसमें एब्सेंस ऑफ एनी लीजन में इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इम्पेयर हो जाती है और फिर जो है ना ये प्रॉब्लम होती है। फिर क्या है कॉजेज़ ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन? स्मॉल बाउल में क्या हो सकता है? अब हमने इसको 3 तरह से वेराइटीज़ में डिवाइड करते हैं स्मॉल बाउल की। देखिए, एक वॉल होती है, एक वॉल के बाहर वाला हिस्सा होता है और एक उसका ल्यूमेन होता है, ठीक है? तो अगर हमारी जो चीज़ें हैं वो वॉल से बाहर है, उस दीवार से बाहर है, तो वो जो बाहर से प्रेशर दे रही है, तो दीज़ विल बी आउटसाइड द वॉल, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें एडहेजन्स होती हैं, एडहेजन्स बनी हो सकती हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हर्निया हो सकता है बाहर बना हुआ। इसमें क्या हो सकता है? इंटरसेप्शन हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है? बल्बुलस हो सकता है। तो ये टॉपिक्स हम अलग से पढ़ेंगे। हर्निया पढ़ेंगे, इंटरसेप्शंस पढ़ेंगे, बल्बुलस पढ़ेंगे, तो आपको इसका समझ आएगा। देन आता है कि वॉल के अंदर कोई मसला है। वॉल के अंदर कैसे कोई मसला है? वहाँ पे मैलिग्नेंसी है, वहाँ पे स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है जिसने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर के ऑब्स्ट्रक्शन करवा दिया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वॉल के अंदर मसला है। फिर क्या है कि जो है ना ल्यूमेन के अंदर क्या पड़ा हो सकता है? ल्यूमेन के अंदर जो है हार्ड फीसिस पड़ी हो सकती है। ल्यूमेन के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स पड़े हो सकते हैं, राउंड वर्म्स पड़े हो सकते हैं, मेकोनियम आइलेस हो सकता है, ठीक है? तो ये सारे क्या है? ल्यूमेन के अंदर चीज़ें पड़ी हैं जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन करवा दिया है। तो बाहर से कोई चीज़ प्रेशर दे रही है, वॉल के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, या फिर कोई ल्यूमेन के अंदर चीज़ पड़ी हुई है जिसने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी है। लार्ज बाउल में वही चीज़ें हैं, कार्सिनोमा, स्ट्रक्चर, वॉल्वुलस, हर्निया। कंजेनिटली जो आप डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो क्या है?
हर्शप्रंग डिजीज़ ऑब्वियसली स्मॉल बाउल में तो नहीं होगी ना, हर्शप्रंग होती ही हमारी स्फिग्मॉइड कोलॉन वाले रीजन में है। फिर एनल स्टेनोसिस ऑब्वियसली स्मॉल बाउल में तो एनस नहीं आ सकता ना, इस वजह से हम इसको यहाँ पे करते हैं इम्परफोरेट है एनस। तो ये सारी क्या है कॉजेज़ ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। फंक्शनल की दो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं और जो मैकेनिकल है उसकी हमने ये सारी पढ़ ली है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि होता क्या है। अब देखिए ये हमारी पूरी इंटेस्टाइन है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोलॉन को हम रेफ़र कर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रांसवर्स कोलॉन के लेवल पे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना ये मैंने बना दिया, यहाँ पे पड़ी हुई है क्या, यहाँ पे जो है ना ल्यूमेन के अंदर जो है ना राउंड वर्म्स पड़े हुए हैं, उन्होंने इसको बंद कर दिया है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि अब हमने देखना है कि इस ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पे क्या होगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल से पीछे क्या होगा और इस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा। 3 जगह हमने पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ये वाली जगह पे कि ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉक्सिमली क्या हो रहा होगा। सबसे पहले देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही सारा चलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन हुई, पीछे क्या होगा इसके, इंटेस्टाइन कहेगी ये क्या आके फंस गया है, इसको बाहर निकालो बाहर निकालो। तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगी ना उसको बाहर निकालने की। तो क्या करेगी वो जो है पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ कर देगी, पेरिस्टालसिस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। वॉल्स इतनी तेज़ी से कंट्रैक्ट कर रही होंगी, इतनी तेज़ी से कंट्रैक्ट कर रही होंगी कि मतलब उसको कहेंगे कि जो है ना पेरिस्टालसिस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन को आगे भेजे। लेकिन वो इतने थक जाएंगे ऑब्स्ट्रक्शन फिर भी नहीं, राउंड वर्म्स फिर भी वहाँ से नहीं जाएंगे वापस, अब आगे नहीं जाएंगे। तो वो थक जाएगी तो पेरिस्टालसिस ख़त्म हो जाएगी। जब पेरिस्टालसिस ख़त्म हो जाएगी इसका मतलब हमारी गट जो है वो उसके मसल्स कंट्रैक्ट कर करके थक गए हैं, पैरालाइज हो गए हैं। अब जब वो पैरालाइज हो जाएंगे तो उनकी नॉर्मल शेप नहीं रहेगी, वो डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायलेटेड हो जाएंगे। अब डायलेटेड गट लूप्स जो है वो हमें नज़र आएंगी प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको हम जो है वो रेडियोलॉजी के थ्रू भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होगा कि पेशेंट की जो एब्डोमेन होगा वो हमें डिस्टेंडेड नज़र आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है आगे की तरफ कि अब यहाँ पे जो डिस्टेंशन हो रही है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं कि डिस्टेंशन क्यों हो रही है। एक तो वहाँ पे और जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन से पहले क्या होगा, अब नॉर्मल फ्लो तो नहीं होगा ना हर चीज़ का, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं नॉर्मल हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे फर्मेंटेशन शुरू कर देंगे जो भी खाना पीना होगा उसकी। और इसके अलावा एक गैस कहाँ से आती है जो हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, स्वेलोड एयर, जो हम खाते हैं स्वेलोड एयर। ठीक है, जो हम हवा खाते हैं और जो बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं। ये 2 चीज़ें जो होती हैं ये यहाँ पे इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती हैं प्रॉक्सिमल टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि कहते हैं थर्ड स्पेस लॉस होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्पेस क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 8 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है वो डेली उसके अंदर आता है। कहाँ से आता है फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? एक तो जो हम सलाइवा पीते रहते हैं अपना वो आ जाएगा, ड्यूडेनम से आ जाएगा, स्टमक से आ जाएगा, पैंक्रियास से सेक्रीशंस आ जाती हैं, लिवर से सेक्रीशंस आ जाती हैं। तो अब ये सारी सेक्रीशंस जो होती हैं आपको लगता है कि ये वहाँ पे पड़ी रहेंगी, नहीं, ये अब्ज़ॉर्ब होती जाती है। ठीक है, अब्ज़ॉर्ब होती रहती हैं ब्लड के थ्रू। लेकिन अगर वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होती तो वो वहाँ पे पड़ी रहेंगी जिसकी वजह से जो है फ्लूइड वहाँ पे ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता जाएगा, तो उसकी वजह से भी डिस्टेंशन होगी। तो ये जो डिस्टेंशन होती है ये जो फ्लूइड के इकट्ठे होने की वजह से होती है, इसको कहते हैं थर्ड स्पेस लॉस, मतलब एक थर्ड स्पेस फ्लूइड की बन गई है। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो फ्लूइड होता है वो हमारा कहाँ पे होता है ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, सॉरी। ठीक है, तो अब ये थर्ड स्पेस बन गई है जो कि इंटेस्टिशियम ब्लड और उसके बाहर एक थर्ड स्पेस है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ पर हमारा जो है फ्लूइड सारा इकट्ठा हो गया। अब ऑब्वियसली फ्लूइड जब इतना ज़्यादा उधर इकट्ठा होता रहेगा ना, ब्लड में जाएगा तो ब्लड में नहीं जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस हो जाएगा, सारा फ्लूइड जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो समझ आई कि डिस्टेंशन 3 वजह से हो रही है।
एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कर रहे हैं, दूसरा स्वैलोड एयर, और तीसरा ये कि वहाँ पर थर्ड स्पेस जो है फ्लूइड का बन गया है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से। फिर हमने बात करनी है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन की साइट है वहाँ पे क्या होगा। तो वो तो आपको खुद भी पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जो है ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है। तो इस वाले एरिया में क्या होगा, ये वॉल्स के अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। जब इतना बड़ा मैस जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला, इसने क्या करना है, वॉल्स के ऊपर प्रेशर लेना है, ठीक है। तो जब ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर देगा तो क्या होगा, वेन्स को क्या होगा, वेन्स जो है वो कंप्रेस हो रही हैं, तो क्या वो ब्लड जो है हार्ट की तरफ वापस लेके जा सकेंगी, नहीं। तो इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न होगा। जब आपको पता है वेन्स में से वीनस रिटर्न नहीं होगा तो फ्लूइड सारा कहाँ आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। तो वॉल के अंदर क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। जब एडीमा होगा, पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वो हमारी आर्टरीज़ को कंप्रेस करेगा, पानी सारा एडीमा वाला करेगा, तो आर्टरीज ओक्लूड हो जाएंगी। आर्टरीज ओक्लूड होंगी तो क्या ब्लड सप्लाई जाएगी हमारे इंटेस्टाइन को, नहीं जाएगी। तो ब्लड सप्लाई जब कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन हो जाएगा तो आपको लगता है कि वो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो गैंग्रीन हो चुका है वो पेरिस्टालसिस कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगी फिर वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो सारे जमा हो जाएंगे और फिर वो वहाँ से परफोरेट कर देंगे, इतनी ज़्यादा वो गैंग्रीन हो जाएगी, सारी इंटेस्टाइन खराब हो जाएगी कि वो हमारी जो है वो इंटेस्टाइन जो है फट जाएगी, उसकी वॉल परफोरेशन हो जाएगी और सारा मैटर जो है पेरिटोनियम में चला जाएगा और पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी सा काम है जो हमारा एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। देन डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता है जो भी मैटर पड़ा होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तो क्योंकि नॉर्मल पेरिस्टालसिस हो रही है वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, तो पेरिस्टालसिस की वजह से सारा फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा जो वहाँ पे मैटर होगा फीटल मैटर वो एम्प्टी हो जाएगा, और जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा ल्यूमेन जो है उसका वो नैरो हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टेंशन नज़र आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की साइड पे आपको गैंग्रीन या परफोरेशन मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद आपको जो है डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन आपको क्या मिलेगा, जो है कोलैप्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आती है। अब जो है मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन जब बाउल साउंड्स क्या होंगी, ठीक है। सोचने वाली बात है, ऑब्स्ट्रक्शन से पहले क्या हो रहा है, डिस्टेंशन हो रही है लूप्स की, वहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस मैंने आपको बताया बहुत शुरू में तेज़ हो जाती है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर निकाले। जब पेरिस्टालसिस बहुत तेज़ हो रही होगी तो आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको वो बाउल साउंड ज़्यादा सुनाई देंगी या कम सुनाई देंगी, ज़्यादा सुनाई देंगी शुरू में जब पेरिस्टालसिस ज़्यादा हुई होगी। लेकिन जब वो थक हार जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन जब वो तंग आ जाएंगे तो पेरिस्टालसिस कम हो जाएगी, तो जब मैंने आपको बताया कि गट जो है पैरालाइज और डायलेटेड हो जाएगी, उस केस में आपको बाउल साउंड जो है वो जो है एब्सेंट मिलेगी, कम भी मिल सकती है एब्सेंट भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी उसने पेरिस्टालसिस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ऑस्कल्टेशन भी हमें पता चल गई। तो ये हमारा था। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में 4 आपने याद रखने हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का जो पेशेंट आएगा आपके पास पेन के साथ आएगा, और इसके अलावा वॉमिटिंग के साथ आ सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी डायलेटेड गट लूप्स हैं, पैरालाइज हो चुकी हैं, और कॉन्स्टिपेशन के साथ आएगा। ऑब्वियसली खाना आगे नहीं जा रहा होगा तो कॉन्स्टिपेशन, तो क्या होगा, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके अलावा वॉमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कॉन्स्टिपेशन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर आते हैं ये, लेकिन 4 बेसिस जो है ना डायग्नोसिस फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वो यही है, पेन, डिस्टेंशन और इसके अलावा वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आता है एब्डोमिनल पेन। तो कहते हैं कि जो स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अब हमने देखना है कि जो एब्डोमिनल पेन हो रही है वो स्मॉल बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है या लार्ज बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो कहते हैं अगर तो हमें जो है ना पेरी अम्बिलिकल के एरिया के इर्द गिर्द हमें जो है ना पेन हो रही है, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर वो हमें इंफ्रा अम्बिलिकल पेशेंट को पेन मिल हो रही है तो इसका मतलब वो
लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर वॉमिटिंग आ जाती है। वॉमिटिंग देखें डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जेजुनम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या आपको लगता है वॉमिटिंग कैसी होनी चाहिए? जेजुनम के कंटेंट्स जो उससे पहले वाली चीज़ें होंगी सारी वो बाहर आएंगी, तो बिलियरी वॉमिटिंग होगी, परसिस्टेंट अर्ली वॉमिटिंग होगी। अगर इलियम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वॉमिटिंग जो है वो रिकरेंट होगी और रेगुलर इंटरवल्स पे आ रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना दूर वाला एरिया है। शुरू में जितना अर्ली होगा उतनी ज़्यादा वॉमिटिंग परसिस्टेंट होगी, दूर चला गया है तो वॉमिटिंग इंटरवल्स के साथ आएगी। और ऑब्वियसली ईलियम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो खाना कितना गंदा हो गया होता है उस लेवल पे, तो वॉमिटिंग वो है फेकुलेंट होगी, मतलब बहुत स्मेली होगी। लार्ज बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन के लेवल पे जो है क्या होगा, वॉमिटिंग बहुत लेट हो रही होगी, मतलब मैंने आपको बताया ना वॉमिटिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वेरिएबल होती है। तो अगर तो परसिस्टेंटली पेशेंट वॉमिट करता जा रहा है, बिलियरी कंटेंट्स हैं, तो आप सोचेंगे जेजुनम के लेवल पे है। अगर वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ कर रहा है और उसकी वॉमिटिंग बहुत गंदी स्मेल वाली है, तो वो दैट इज़ द ईलियल ऑब्स्ट्रक्शन। और वॉमिटिंग अगर बहुत लेट जाके हो रही है तो इस और वॉमिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेली है, फेकुलेंट है, इट मीन्स दैट ये लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वॉमिटिंग से भी आपको पता चल जाता है, एब्डोमिनल पेन से पता चल जाता है कि किस साइड की ऑब्स्ट्रक्शन है। डिस्टेंशन की बात करें तो सबसे पहले वो बताते हैं कि डिस्टेंशन जो है, अगर जॉर्जिनल के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिस्टेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, एब्सेंट होती है या मिनिमल होती है। अगर हमारी जो है ईलियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पर हमें जो है वो विजिबल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस मिलती है और बाउल साउंड्स बहुत ज़्यादा एक्सैजुरेटेड मिलते हैं, ठीक है। और अगर हमारी लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन होगी, ठीक है। तो देखें जैसे जैसे लार्ज गट की तरफ जाते हैं तो ल्यूमेन का साइज़ भी ज़्यादा होता जाता है, आपको पता है। तो वहाँ पे जब डिस्टेंशन होगी तो वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जेजुनम के लेवल पे अगर पेशेंट को कोई डिस्टेंशन नहीं है या एब्सेंट है या मिनिमल है तो जेजुनम की है। अगर एग्जैजरेटेड बाउल साउंड्स के साथ विजिबल इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस है तो ईलियल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बहुत ज़्यादा है डिस्टेंशन तो लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन है। देन इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो एब्सोल्यूट हो सकती है या रिलेटिव हो सकती है। एब्सोल्यूट मतलब कि जो है फीकल मैटर भी पेशेंट का पास नहीं हो रहा, ना स्टूल आ रहा है और ना फ्लैटस पास हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें अगर नहीं पास होती तो दिस इज़ एब्सोल्यूट। अगर पेशेंट को फीसिस तो नहीं आ रहा लेकिन फ्लैटस उसका पास हो रहा है, इट मीन्स दैट वो रिलेटिव है, ठीक है। ये जो है ना लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा अर्ली फीचर होगा कॉन्स्टिपेशन का। सोचने वाली बात है ना, कॉन्स्टिपेशन लार्ज गट की ऑब्स्ट्रक्शन को शो करती है, और अगर स्मॉल गट की ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये लेट फीचर है, ठीक है। क्योंकि डिस्टल कंटेंट्स तो बाहर जाएंगे ना, तो पेशेंट कहेगा हाँ मुझे पास हुआ था, इसका मतलब कि उसको स्मॉल गट की ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वो कह रहे हैं नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब लार्ज गट की है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है अदर फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट जो है उसका जब सारा कुछ लॉस हो जाएगा, फ्लूइड वगैरह, तो डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे तो हाइपोकेलीमिया होगा। इसके साथ साथ उसको अगर बुखार भी हो सकता है, उसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है अगर सेप्टिक शॉक में, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं ना, तो सेप्टिक शॉक हो सकता है। और ये सब कुछ स्ट्रैंगुलेशन के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे उसमें क्या होगा कि स्ट्रैंगुलेशन के साइड में स्वीयर पेन और टेंडरनेस होगी, बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगे, पायरेक्सिया होगा मतलब फीवर होगा, पेशेंट को शॉक के साथ पेशेंट आएगा और उसका एलडीएच लेवल ज़्यादा हुआ होगा। ये पेन का फीचर है। दिस इज़ कॉन्स्टिपेशन अर्ली इन द लार्ज बाउल एंड एब्सोल्यूट इनकम्प्लीट। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में एपिगैस्ट्रिक या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होगी और लार्ज बाउल में डिस्टेंडेड जनरलाइज्ड होगी। तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन की फॉर द एनी स्कार मार्क, के किसी सर्जरी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई, एडहेरेंस बन जाती है ना, तो स्कार मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर डिस्टेंशन आपने देखी कि सेंट्रल है या इन जनरलाइज्ड है, और फिर आपने देखी विजिबल पेरिस्टाल्सिस इंस्पेक्शन में। फिर आपने क्या देखा, पैल्पेट किया। पैल्पेट पे जब आपने पैल्पेशन की तो आपको वहाँ पे कोई कार्सिनोमा या कोई स्ट्रैंगुलेटेड बाउल जो है उसका मैस मिल सकता है, तो उससे आप सजेस्ट कर सकोगे कि इसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। या आप जो है रिजिडिटी चेक करोगे एब्डोमेन की, और रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है कि जब आप एब्डोमेन को प्रेस करते हो अंदर की तरफ और फिर छोड़ते हो, तो जब छोड़ोगे ना तो उसमें क्या होगा, वो जो जब आप
प्रेस करोगे तो वो जो जो इन्फ्लेम्ड बाउल का एरिया होगा ना, वो अंदर की तरफ घुस जाएगा, उसके ऊपर आप प्रेशर दे रहे हो, तो आपको उस पेशेंट को पेन नहीं होगी तब। लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो वो जब ऊपर से आके डायरेक्ट इतनी ज़ोर से आके पेरिटोनियम के साथ टकराएगा ना, वो हिस्सा जो कि दर्द वाला है, जो कि इन्फ्लेम्ड है, तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होगी। तो दिस इज़ के जब आप छोड़ोगे प्रेशर, फिर जो पेशेंट को पेन होगी, दिस इज़ नाउन एज रीबाउंड टेंडरनेस। तो ये आपकी मिल सकती है। ये आपको बताएगी कि इंटेस्टाइनल इस्कीमिया है या पेरिटोनियल इरिटेशन है। परकशन आप करोगे तो परकशन में आप जो है वो जो ऑब्वियसली जब परकस करोगे तो वहाँ पे क्योंकि एयर इकट्ठी हुई है, गैस इकट्ठी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको परकशन नोट जो है वो रेजोनेंट मिलेगा। फिर टेंडरनेस ऑन परकशन अगर आप मिल रही है तो इसका मतलब कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है। फिर ऑस्कल्टेशन में ऑब्वियसली आप बाउल साउंड्स देखोगे। इसके अलावा आप जो है ये देखोगे बाउल साउंड ज़्यादा है, एग्जैजरेटेड है, कम है, और गर्गलिंग साउंड्स कैसी हैं, और इसके अलावा गैस और जो फ्लूइड होता है ना, वो गर्गलिंग साउंड देता है। अगर जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस है या पैरालिटिक आइलियस है तो फिर आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। रेक्टल एग्जामिनेशन पे आपको वहाँ पे इम्पैक्टेड फीसेस मिल सकते हैं, रेक्टल कैंसर मिल सकता है, या ब्लड ऑन फिंगर विच मे बी प्रेजेंट विद मेसेंटेरिक आर्टरी क्लियरेंस इंटरसेप्शन एंड वॉल्वुलस। तो आपको ब्लड मिल सकता है, कोई मास मिल सकता है रेक्टल एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आपने प्रोसीड करना होता है, क्योंकि ये ना ऑस्की के लिए लॉन्ग वाइवा केस है, कि जो है ना हमारा लॉन्ग वाइवा केस है। इस वजह से ना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसकी आपको ये भी बता दी कि एग्जामिनेशन आपने पेशेंट में किस चीज़ों के किन चीज़ों के पे फोकस करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट से इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं।